तो इस मॉडल की शुरुआत होती है प्रशिया से। कौन प्रशिया? यूरोप में आज के पोलैंड, रशिया के कुछ हिस्से, लिथुआनिया, जर्मनी का कोर एरिया 1763 में कंपल्सरी एजुकेशन डिक्री जारी की। इसमें कुल 26 पॉइंट्स थे। 5 से 14 वर्ष का कंपल्सरी एजुकेशन, मैंडेटरी अटेंडेंस, टीचर्स ट्रेनिंग, स्कूल्स टू स्टार्ट विथ प्रेयर्स। 14 वर्ष में एक बड़ा पादरी यह कंफर्म करता था कि हाँ, बच्चे को धर्म ग्रंथों की अच्छी जानकारी है और यह दिल से है। 8 बजे प्रेयर, फिर रोल कॉल, कैरल सिंगिंग, फिर थोड़ी स्पेलिंग, फिर ब्रेक, फिर प्रेयर, रोल कॉल। लोगों को ओबीडियंट, डिसिप्लिन बनाने और एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज्ड करने की बात हुई। इस बदलाव के लीडर थे विलियम हम्बोल्ट। ब्रिटेन और फ्रांस ने देखा कि प्रशिया ठीक ठाक तरक्की कर रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट में। इस कहानी में अमेरिका शामिल होता है 20th सेंचुरी में, एज लेट एज 20th सेंचुरी, कर्टसी मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर सीनियर। नमस्ते। कभी सोचा है कि ये किसने तय किया कि इतने घंटे का स्कूल होगा, इतने बजे से असेंबली होगी, उसमें प्रेयर होगी, एग्ज़ाम होगा, मार्क्स मिलेंगे और अच्छा नहीं किया तो फेल हो जाएंगे? कौन था जिसने पहली बार सिलेबस तय किया? कौन था जिसने तय किया कि टेक्स्ट बुक्स क्या होंगी और सभी के पास एक टेक्स्ट बुक होना क्यों जरूरी था? कभी सोचा है इसका पर्पस क्या था? सरकारी स्कूल क्यों हमेशा पीछे खड़े रह जाते हैं और प्राइवेट स्कूल क्यों इतने डिमांड में रहते हैं? स्कूल की बिल्डिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? डिसिप्लिन, लाइन बना के चलने वाली डिसिप्लिन, बिना शोर के चलने वाली लाइन और क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, एक्सप्लेनेशन के जगह रट्टाबाजी, हर पीरियड के बाद बेल। क्यों टीचर्स अक्सर नाराज या सीरियस दिखते हैं? बने रहिए हमारे साथ इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो इस मॉडल की शुरुआत होती है प्रशिया से। कौन प्रशिया? यूरोप में आज के पोलैंड, रशिया के कुछ हिस्से, लिथुआनिया, जर्मनी का कोर एरिया, यह सारा रीजन 18वीं सेंचुरी में प्रशिया के नाम से जाना जाता था। यह एक बड़ा एम्पायर था। प्रशिया का एक एम्परर था, फ्रेडरिक II द ग्रेट ने गद्दी संभाली। उसने पहली बार कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन की पहल की और इसके लिए उसने 1763 में कंपल्सरी एजुकेशन डिक्री जारी की। इसमें कुल 26 पॉइंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, 5 से 14 वर्ष का कंपल्सरी एजुकेशन, मैंडेटरी अटेंडेंस, टीचर्स ट्रेनिंग, schools to start with prayers, end with prayers, students to pay tuition fees, wealthy parents could give private tuition, standard textbooks, all students to have their own books, inspection by clergymen, meaning priests, clergymen to direct teachers, etc. etc. यहाँ तक कि संडे को भी पढ़ाते थे, चर्च ले जाते थे और मंडे को सवाल भी पूछते थे कि कल क्या सीखा, मतलब नो बंकिंग। तो इस डिसिप्लिन वाले स्कूल के पूरे फॉर्मेट को तैयार करने वाले थे ईसाई पादरी जोहान जूलियस हैकर। वैसे तो जोहान को जर्मनी के प्रैक्टिकल स्कूल स्थापित करने वालों में माना जाता है, लेकिन उनके द्वारा तैयार किया गया कंपल्सरी एजुकेशन मॉडल वस्तुतः धर्म की पढ़ाई यानी थियोलॉजी का मॉडल बन गया। इससे पहले यह जानना ठीक होगा कि जर्मनी में 12th 13th सेंचुरी में कई सारे चर्च स्कूल थे जिनका काम था अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाना। नीचे वालों की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। इन स्कूलों में अधिक से अधिक ग्रीक या लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी। फिर कुछ अरिथमेटिक और राइटिंग स्कूल्स खुले। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों को लगा कि खाली लैंग्वेज पढ़ने से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी तो चाहिए। जब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ तो धर्म की पढ़ाई पर फिर से जोर दिया गया। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने आना चाहिए, उनमें जो वर्सेस थे उन्हें याद करना चाहिए, गाने आना चाहिए। तो इसको पढ़ाने वाले स्कूलों को सैक्रिस्टन स्कूल कहा गया। ये कई गांवों में खुले और पादरियों ने, जिसे आज प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, उस पर कब्जा जमा लिया। इन स्कूलों की हालत खस्ता थी और कानून तो कई बने किंतु कोई मानता नहीं था। क्वालिटी की क्या बात करें, हालत ये थी कि जो भी
सिर्फ 3-4 गलतियां करके एक सेंटेंस लिख लेता था, उसे टीचर बना दिया जाता था। फ्रेडरिक वन के आने के बाद चीजें कुछ ठीक हुई, लेकिन उस समय एक और धार्मिक आंदोलन चल रहा था, पाइटिस्ट्स का। इन लोगों का मानना था कि मात्र धर्म ग्रंथों को याद करने से लोग अच्छे नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए वाकई मन में भक्ति होनी चाहिए और भीतर से उसके लिए मोटिवेशन। कम से कम गरीब बच्चों के लिए तो यह जरूरी ही माना जाता था। तो उस समय भी 14 वर्ष में एक बड़ा पादरी यह कंफर्म करता था कि हाँ, बच्चे को धर्म ग्रंथों की अच्छी जानकारी है और यह दिल से है। यही बाद में 14 वर्ष तक की कंपलसरी एजुकेशन का बेसिस बना। अब ब्लैक बोर्ड और स्पेलिंग कहां से आए, तो उसके लिए आपको जर्मनी के ही 17वीं सेंचुरी के हर्मन फ्रैंके से मिलना पड़ेगा। इन्होंने ही ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को सिखाया कि कैसे लिखा जाता है। खाली धर्म ग्रंथों का रट्टा मारने से काम नहीं बनता, समझना भी पड़ता है। 1705 यानी कि 18वीं सेंचुरी में बच्चों को पहली प्रिंटेड कॉपी दी गई। अधिक समय नहीं हुआ जब टीचर बच्चों को बहुत मारते थे। अब ऐसा करने पर उनके विरुद्ध शिकायत हो जाती है। लेकिन फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले स्कूल में होना बच्चों के लिए टॉर्चर होता था, क्योंकि उन्हें धर्म ग्रंथ याद करने पड़ते थे और नहीं करने पर पिटाई होती थी। और इसी आदत को रोकने का प्रयास जर्मनी में भी हो रहा था। आपके स्कूल में इंस्पेक्शंस होते हैं ना, ये शुरू हो गए थे फ्रेडरिक वन के आने के बाद 1715 में ही। वैसे ये काम भी पादरियों का ही था, स्कूल भी उनका, पढ़ाना भी उन्हीं का, सिलेबस भी उन्हीं का और इंस्पेक्शन भी उन्हीं का। फ्रेडरिक वन ने ट्यूशन फीस भी लगाई और 12 वर्ष तक कंपलसरी एजुकेशन भी तय की। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इतने गरीब थे कि वे इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, और शहरी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, स्कूलों के लिए वो पैसे नहीं देते थे। मतलब पढ़ाई लिखाई को अधिक भाव कोई नहीं देता था। जानते हैं ये पढ़ाने की मुहिम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि अधिकतर सैनिक शस्त्र तो चला लेते थे, लेकिन लिख पढ़ नहीं सकते थे। तो फ्रेडरिक ने सोचा कि कम से कम इनको कुछ तो पढ़ना लिखना आ जाए। दूसरी ओर पादरियों को लगता था कि लोग धर्म से विमुख ना हो जाएं, इसलिए उनको बाइबल रटवाना, गवाना और कुछ सेंटेंसेस लिखवाना, यह सब जरूरी हो गया था। वैसे पढ़ाई की बात तो बहुत हो रही थी, लेकिन ग्राउंड पर क्वालिटी बहुत ही खराब थी। फिर भी जब तक फ्रेडरिक वन की मृत्यु हुई, तब तक प्रशिया में 1000 से अधिक प्राइमरी स्कूल स्थापित हो चुके थे। फ्रेडरिक टू के आते आते भी स्थिति यही थी कि हर एक गांव में मात्र 1 या 2 लोग पढ़ पाते थे। बहरहाल 1763 में पहली बार स्कूलों को स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बाय द वे, स्कूल का वन टिपिकल डे कैसे बीतता था पता है आपको? 8 बजे प्रेयर, फिर रोल कॉल, कैरल सिंगिंग, फिर थोड़ी स्पेलिंग, फिर ब्रेक, फिर प्रेयर, रोल कॉल। बड़े क्लासेस में कुछ अरिथमेटिक, कुछ हिस्ट्री, धर्म ग्रंथों के अलावा थोड़ा बहुत कुछ और, लेकिन मॉडल वही रहता था। याद आया कुछ? पिछली बार स्कूल कब गए थे? है ना सब कुछ सेम टू सेम? 363 ईयर्स से कुछ भी बदला हो तो बताओ। और पता है, नेपोलियन का भी कनेक्शन है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। जब नेपोलियन ने 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में प्रशिया को हराया, तब फ्रेडरिक III वहां एम्परर था। हारने के बाद वहां फिर से मंथन शुरू हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और फिर लोगों को ओबीडियंट, डिसिप्लिन बनाने और एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज्ड करने की बात हुई। इस बदलाव के लीडर थे विलियम हम्बोल्ट। उन्होंने पहली बार स्टेट बोर्ड, जैसे अपना सीबीएसई है, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक्स एटसेट्रा को कंपलसरी करने की सलाह दी। उनका मानना था कि किसी भी इंसान को इतना तो पढ़ाई दो कि वेल इन्फॉर्म्ड रहे, स्किल्स तो बाद में सीख ही लेगा। तो अब समझ में आया कि ग्रामर और स्पेलिंग को लेकर इतना सर क्यों खपाना पड़ता है। एंड देन द क्लॉक टर्न्स। लगभग 100 वर्षों बाद ब्रिटेन में पहली बार एजुकेशन के ऊपर स्टेट कंट्रोल स्थापित हुआ, 1870 में एजुकेशन एक्ट के आने के बाद। उसके पहले के जितने भी बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं ना, ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज टाइप्स, उसे मोर और लेस ईसाई पादरियों ने एस्टैब्लिश किया। इन एनी केस नथिंग हैपेंस विदाउट अ रीजन। हो यह रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने देखा कि प्रशिया ठीक ठाक तरक्की कर रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट में। क्यों? क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम से डिसिप्लिन्ड,
ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स उन्हें मिल जाते थे। तब उन्हें यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच को लगा कि इंडस्ट्री वर्कर्स को पढ़ाना आवश्यक है, खाली चर्च और चैरिटी से बात नहीं बनेगी। और वैसे भी 1867 में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को वोटिंग राइट्स भी मिल गए थे। तो 1880 में ब्रिटेन ने कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी पारित कर दिया। 1854 यानी कि 1854 में चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल हार्ड टाइम्स एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियल टाउन के स्कूली शिक्षा के बारे में कहती है, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, टीच दिस बॉयज एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट्स, फैक्ट्स अलोन आर वांटेड इन लाइफ, प्लांट नथिंग एल्स एंड रूट आउट एवरीथिंग एल्स। आप समझे रट्टाफिकेशन कहां से आया? फैक्ट्स सर, ओनली फैक्ट्स ड्रिल्ड इनटू देयर माइंड्स। ऐसे ही सिस्टम को ब्रिटेन में कंटिन्यू किया गया और उसी को हमारे यहां कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब वे तो काफी बदल गए हैं, लेकिन हम अभी भी उसे ही ढो रहे हैं। इस कहानी में अमेरिका शामिल होता है 20th सेंचुरी में, एज लेट एज 20th सेंचुरी, कर्टसी मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर सीनियर। वैसे तो रॉकफेलर तेल के व्यवसायी थे और अमेरिका में उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल की 90% से ऊपर की मोनोपोली थी, लेकिन 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप लगने के बाद उनकी कंपनी को जबरदस्ती 6 छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ दिया। अब पैसा तो था, तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन की ओर रुख कर लिया और रॉकफेलर सैनिटरी कमीशन और जनरल एजुकेशन बोर्ड को स्थापित किया। उनके पसंदीदा सलाहकार अमेरिकन बैप्टिस्ट क्लर्जीमैन फ्रेडरिक टी गेट्स एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन थे। ध्यान रहे, यह कोई सरकारी बोर्ड नहीं था या सरकारी कमीशन नहीं था, सरकार से चार्टर प्राप्त था, जैसे वंस अगेन हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहां पे कहा यह जाता है कि फ्रेडरिक गेट्स ने यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, मेनली प्रशियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड होकर अमेरिका के पब्लिक स्कूल या कंट्री स्कूल को डिजाइन किया। अपने यहां हम कितनी बार गुस्सा करते हैं ना कि पैसे वाले लोग, बड़े बड़े नेता, अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। रॉकफेलर के साथ भी ऐसा ही था। उनके संस्थान ने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल चालू किया जिसका नाम था लिंकन स्कूल, जिसमें उनके बच्चे पढ़ते थे क्योंकि उनका सिलेबस उन्हें ठीक लगता था। रॉकफेलर के अपने ही एजुकेशन बोर्ड द्वारा बनाए गए कंट्री स्कूल्स का नहीं। तो प्राइवेट और सरकारी की लड़ाई आज की नहीं है। और जब इक्वल अपॉर्चुनिटी के चैंपियन अमेरिका में ऐसा हो सकता है, तो हमारे यहाँ की क्या ही बात है। हम तो वैसे ही कॉपी पेस्ट के आदी हो चुके हैं, चाहे पहले ब्रिटेन हो चाहे अब अमेरिका। एनीवे, गेट्स साहब अपने पैम्फलेट द कंट्री स्कूल्स ऑफ टुमारो में लिखते हैं, We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning or of science. We are not to raise up from among them authors, orators, poets, or men of letters. We shall not search for great artists, painters, musicians, nor will we cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, politicians, musicians. तो भाई साहब को चाहिए क्या था? उनको चाहिए था कि जो वे कर रहे हैं, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं वहीं बने रहें। अगर कोई जीनियस दिखा तो उसे आगे बढ़ा देंगे, लेकिन हमें तो बचपन से ऐसा फील कराया जाता है कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम एकदम टॉप क्वालिटी है सदा सर्वदा से। बेसिकली उनको चाहिए थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो गेट्स ने कहा कि सभी इंडस्ट्रीज उनके सिलेबस का हिस्सा होंगे, कुछ स्कूल बिल्डिंग्स होंगी जो किसी एरिया के सेंटर में रहेंगी ताकि सभी इसे इजीली एक्सेस कर सकें। तो यहां आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर और नेबरहुड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट। पैम्फलेट में यह भी कहा गया कि बच्चों को सफाई, खाना बनाना, बीमारियों से दूर रहना, यह सब सिखाया जाएगा और बच्चियों को सिखाया जाएगा कि सिंपल कपड़े कैसे बनाने हैं, उन्हें लाभदायक खेती कैसी करनी है यह भी बताई जाएगी, उनकी नेचुरल एबिलिटीज को निखारा जाएगा। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे बच्चे उन्हीं चीजों को अच्छी तरह से करें जो उनके पिता करते तो थे परंतु अच्छी तरह से नहीं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल, थिंक अबाउट इट। आपको किसी पर्पस के लिए ट्रेन किया जा रहा है,
जिसका ओरिजिनल थॉट यह था कि बच्चों को रिलीजियस ज्ञान दिया जाए, डिसिप्लिन और ओबीडियंस मजबूत किया जाए ताकि एक सैनिक के रूप में उनका प्रयोग हो सके। जरूरी नहीं कि लड़ाई में ही, आखिर फैक्ट्रीज को वर्कर्स भी तो चाहिए थे, अनकंप्लेनिंग, डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट। ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज्ड, बट डू दे? ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल टॉपिक्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें संगम टॉक्स मीडिया चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।